बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. Today we start with the name of Allah, who is the most beneficent and ever merciful. Welcome to all the parents and students in the 12th academic week, the revisionary week, and today for class 8 mathematics we are revising the chapter number 5 from our content. We have repeated the 3 chapters earlier and now this is the 4th chapter from our content, chapter number 5, namely applications of mathematics in practical situations. This is the name of our chapter number 5. And in this chapter we will discuss the practical situations in which we have to apply the general mathematics. General mathematics क्या होता है? General mathematics हम कहते हैं common mathematics को, जो हम अपनी daily routine life में situation to situation use कर रहे होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि we are using which one category और which one type of mathematics in our daily routine lives. तो आज हम सीखेंगे, रिवीजन करेंगे उस चैप्टर का जिसमें हम सीख चुके हैं ये कि हम किस तरह से डिफरेंट प्रैक्टिकल सिचुएशंस में डिफरेंट अपनी जो डेली रूटीन के काम हैं, जो हमारे अफेयर्स हैं, दूसरे लोगों के साथ मामलात हैं, उन्हें हम किस तरह से मैथमेटिक्स को अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 में जो टॉपिक्स हैं हमारे पास वो हैं टोटल 5 टॉपिक्स। द टॉपिक नंबर 1 इज प्रॉफिट एंड लॉस। The next and the second topic is interest, discount. The topic number 2 is discount, and third one topic is interest and compound interest. The fourth one topic is hire purchase. And the last topic is money exchange. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को फ्रॉम एक्सरसाइज 5A। प्रॉफिट एंड लॉस का जो पूरा हमारा कंप्लीट टॉपिक है ये कवर हो रहा है हमारी एक्सरसाइज 5A में। द डिस्काउंट इज बीइंग डिस्कस्ड इन योर एक्सरसाइज 5B, देन एक्सरसाइज 5C, हायर परचेज इन एक्सरसाइज 5D, एंड इन द लास्ट इन एक्सरसाइज 5E वी हैव स्टडीड द मनी एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। हाउ डू वी इंटरचेंज द मनी ऑफ द डिफरेंट region of the world. So in profit and loss we know what is profit. Profit is gain and loss जो है आपका वो आपका डिसएडवांटेज है, यानी नुकसान है आपका, जो किसी भी चीज के लिए आपको पे करना पड़ता है। अब प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है सेलिंग से और परचेसिंग से। सेलिंग क्या होती है, परचेसिंग क्या होती है। हर चीज जो आप सेल कर रहे होते हैं या परचेज कर रहे होते हैं वो आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल हम एक शॉप पर जाते हैं, हमने कोई भी एक आर्टिकल कोई भी एक आइटम परचेज किया तो वो हमारे लिए परचेसिंग है, और वो शॉपकीपर जिससे हमने वो चीज़ दी है, खरीदी है, वो उसके लिए बन जाएगी उसकी सेलिंग। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को जब मैन्युफैक्चर किया जाता है, तैयार किया जाता है, किसी भी यूनिट में बनाया जाता है तो उसकी एक कॉस्ट आती है। उस कॉस्ट को हम उर्दू में कहते हैं लागत। उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो भी इस पर हमने इन्वेस्टमेंट की है, जितना भी पैसा हमने उस पर सर्व किया है, वो पैसा, वो प्राइसेस उसके कॉस्ट प्राइस कहलाते हैं। तो सबसे पहली टर्म जो आज हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे वो है हमारी कॉस्ट प्राइस की टर्म। टर्म नंबर 1 कॉस्ट प्राइस।
उसके बाद जब वो प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है, एक आर्टिकल तैयार हो जाता है, उसे मार्केट में भेजा जाता है डिफरेंट चैनल्स की मदद से, जिसमें होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं और भी बहुत से लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स शामिल हैं। मार्केट में एक रिटेल शॉप पर इजीली हमें किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बड़े फर्म का बनाया हुआ प्रोडक्ट इजीली किसी भी शॉप पर हमें अवेलेबल हो जाता है। हमारे नियर बाय जो शॉप्स हैं, छोटे छोटे रिटेल शॉप्स, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो जब वो चीज़ हमें सेल करेंगे, यानी जब हम वो एक छोटा सा आर्टिकल, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बिस्किट खाना चाहते हैं, जब हम वो एक शॉप से जाकर परचेज करेंगे तो उसकी प्राइसेस यकीनन बढ़ जाती हैं उस प्राइस से जिस प्राइस पर मैन्युफैक्चरर ने, यानी बनाने वाले शख्स ने उस आर्टिकल को तैयार किया है। तो जिस प्राइस पर उसे बनाया गया, जिस कॉस्ट पर, जिस इन्वेस्टमेंट पर, जितनी लागत पर एक आर्टिकल को तैयार किया गया, वो उसकी कॉस्ट प्राइस बन जाती है। और जिस प्राइसेस पर उसे मार्केट में कंज्यूमर्स को, हु आर द कंज्यूमर्स, वी ऑल आर द कंज्यूमर्स, हम डेली रूटीन लाइफ में अपनी डिफरेंट चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। कंज्यूम करना हम कहते हैं इस्तेमाल करने को, यूज करने को, कंजप्शन को। तो जब हम डिफरेंट चीज़ों की कंजप्शन करें तो ऑब्वियसली वी आर द कंज्यूमर्स। तो एवरीबडी इज अ कंज्यूमर। किसी भी डिफरेंट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, हर शख्स एक कंज्यूमर होता है। जब हम उसे कंज्यूम करेंगे और एज ए कंज्यूमर हम उसे परचेज करने जाएंगे, जिस प्राइसेस पर हम उस आर्टिकल को परचेज कर रहे हैं, दैट प्राइस इज नोन एज द सेलिंग प्राइस। तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस, दिस इज द सेलिंग प्राइस। ये दो मेन टर्म है व्हेनेवर यू आर डिस्कसिंग द प्रॉफिट एंड द लॉस। इन्हीं दोनों टर्म से रिलेटेड हमारा ये पूरा टॉपिक है और इन्हीं दोनों टर्म से मिलकर हमारा प्रॉफिट और जो लॉस है उसकी डेरिवेशन हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5A में। और इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज 5A को ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें किसी आर्टिकल के कॉस्ट प्राइसेस भी मालूम है और सेलिंग प्राइसेस भी मालूम है, then how will I decide that if I am having a gain, a profit or a loss? मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है, जबकि मुझे उस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइसेस और सेलिंग प्राइसेस बता दिए गए हैं, मालूम है। तो फॉर एग्जाम्पल एक आर्टिकल है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेन है और उस पेन की कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज थी और उसकी सेलिंग प्राइस जो है मार्केट में आते आते वो कितनी हो गई भाई, वो बन गया 15 रुपीज का। तो ऐसी कंडीशन में जब भी किसी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस ज्यादा हो उसकी कॉस्ट प्राइस से, इफ द सेलिंग प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी आर्टिकल, इन दिस सिचुएशन वी हैव अ गेन। जब भी सेलिंग प्राइसेस ज्यादा होंगे, कॉस्ट प्राइसेस कम होंगे, तो इस कंडीशन में हमें गेन होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। और अगर कंडीशन इसके रिवर्स हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, अपोजिट कंडीशन क्या हो सकती है? अपोजिट कंडीशन ये हो गई कि कॉस्ट प्राइस तो थे हमारे 15 रुपीज, लेकिन एक मजबूरी के तहत हमें अपने उस आर्टिकल को सेल करना पड़ा 10 रुपीज में। तो अब एक ऐसी चीज जिसे हमने 15 रुपए की लागत लगा के तैयार किया, उसे जब हमें 10 रुपीज में सेल करना पड़े, तो इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन वी आर हैविंग अ लॉस ऑफ 5 रुपीज। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस की कंडीशंस। अब हम बोर्ड पे लिखने लगे इनके फॉर्मूला कि हमें पता किस तरह से हम मैथमेटिकली से कैलकुलेट करेंगे, या हमने करना सीखा है अपनी एक्सरसाइज में। सो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस एंड लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जो भी हायर प्राइसेस हैं आपने पहले वो रखने हैं, लोअर प्राइसेस को आपने बाद में रखना है। अगर आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि भाई आप प्रॉफिट फाइंड करें, तो आप प्रॉफिट के लिए अगर क्वेश्चन में बात आपको बता दी गई है दैट यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द प्रॉफिट, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप हमेशा सेलिंग प्राइस को पहले रखेंगे, देन यू विल सबट्रैक्ट द कॉस्ट प्राइस फ्रॉम दिस प्राइसेस, द सेलिंग प्राइसेस, क्योंकि सेलिंग प्राइसेस हमेशा हायर होते हैं, ज्यादा होते हैं इन केस ऑफ प्रॉफिट। एंड इफ यू आर गिवन, अगर आपको ये कहा जाए कि आप लॉस मालूम करें, तो लॉस मालूम करने के लिए हमेशा फॉर्मूला में सबसे पहले रखेंगे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि लॉस की कंडीशन में, इन सिचुएशन ऑफ लॉस, सबसे ज्यादा हमारे कॉस्ट प्राइस जो है वो हमेशा हायर होते हैं कंपैरेटिवली टू द सेलिंग प्राइस। तो आप कॉस्ट प्राइस यानी हायर अमाउंट को पहले रखेंगे और लोअर अमाउंट जो आपका कम कीमत है, कम पैसे होने बाद में रखकर सबट्रैक्ट करवा देंगे। तो इस तरह से आपकी प्रॉफिट और लॉस की कंप्यूटेशंस हो जाएंगी कंप्लीट। अब क्योंकि ये तो जनरल मैथमेटिक्स है जो आप डेली रूटीन में पढ़ रहे हैं,
अब तक जो हमने बातें पढ़ी ये वो बातें हैं जो डेली रूटीन में अमूमन कोई भी आम इंसान, एक ऐसा शख्स जो शायद जिससे मैथमेटिक्स ना भी पढ़ी हो, वो ही भी ये बात बता सकता है कि भाई अगर किसी चीज की कॉस्ट इतनी है, सेलिंग इतनी है, तो उसको हमें उस पर हमें नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। अब जो असली हम मेन फॉर्मूला हमारे टॉपिक का पढ़ने लगे हैं वो है इसकी परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट क्या है और लॉस परसेंट क्या है। अगर मेरे पास सेलिंग प्राइसेस ज्यादा हैं और कॉस्ट प्राइसेस कम है, ऑब्वियसली मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट मेरे पास कितना परसेंट है अपने सेलिंग प्राइस का या अपने कॉस्ट प्राइस का, उसकी अब हम कंप्यूटेशन सीखेंगे। इसी तरह कंडीशन नंबर 2 में अगर मुझे किसी भी अमाउंट का, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक आर्टिकल पर 3 रुपए का नुकसान हो रहा है और उसकी कॉस्ट 10 रुपीज है या उसकी कॉस्ट 15 रुपीज है, तो उस लॉस की परसेंटेज मुझे बतानी होगी कि इस लॉस की परसेंटेज क्या है। तो इन दोनों ही वर्किंग के लिए, चाहे हम प्रॉफिट परसेंट निकालें चाहे हम लॉस परसेंट निकालें, दोनों ही कंडीशन में हमें एक फॉर्मूला को फॉलो करना होता है। और वो फॉर्मूला क्या है वो हम बोर्ड पे लिखने लगे हैं। बहुत इजी सिंपल फॉर्मूला है, इसकी टेक्निक भी आपको लाइव क्लास में सिखाई गई थी। अब फॉर एग्जाम्पल आप फाइंड कर रहे हो प्रॉफिट परसेंट। क्या फाइंड कर रहे हैं आप? प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर रहे हैं। तो whenever you are working for the profit percent, so you will divide your amount of profit, प्रॉफिट के अमाउंट को आप डिवाइड करवा देंगे। किससे डिवाइड करवाएंगे? अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि आप प्रॉफिट परसेंटेज बताइए कॉस्ट प्राइस पर, तो फिर आप इसे डिवाइड भी किससे करवाओगे? सीपी से, एंड सीपी स्टैंड्स फॉर योर कॉस्ट प्राइसेस। और अगर क्वेश्चन में हमसे ये कह दिया गया कि भाई आप प्रॉफिट परसेंटेज बताइए ऑन द सेलिंग प्राइसेस, कि सेल प्राइस का कितना परसेंट हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर इस कंडीशन में हम डिवीजन करवा देते हैं एसपी से, यानी सेलिंग प्राइसेस से। और दोनों ही कंडीशंस में डिवीजन के बाद हमें अपने आने वाले क्वेश्चन को यानी आंसर को मल्टीप्लाई करना होता है 100% से। जब तक हम इन्हें 100% से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो जो प्रॉफिट परसेंट का एक्चुअल आंसर है वो हमें गेन नहीं होगा। अगर आप 100% से मल्टीप्लाई नहीं करते तो फिर आपका प्रॉफिट आपके सेलिंग प्राइस से डिवाइडेड हो या आपके कॉस्ट प्राइस से डिवाइडेड हो, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर एक डेसिमल पॉइंट होगा, यानी एक डेसिमल नंबर होगा। तो उसे होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एज अ परसेंटेज उसे फाइंड करने के लिए हमें उसे मल्टीप्लाई बाय 100 करवाना होता है। मल्टीप्लाई बाय 100 आपका कांस्टेंट है whenever you are calculating loss percent or you are calculating the profit percent। अब इसी फॉर्मूला में हम वेरिएशन करेंगे इफ वी आर कैलकुलेटिंग द लॉस परसेंट। अगर हमें लॉस परसेंट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट को हम रिप्लेस कर लेंगे लॉस से। नाउ लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस डिवाइडेड बाय, अब लॉस में भी वही दोनों सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी जो हमने प्रॉफिट में अप्लाई की थी। अगर लॉस परसेंटेज हमें कॉस्ट प्राइस पर फाइंड करनी है तो हम हमेशा अपने अमाउंट ऑफ लॉस को डिवाइड करवाएंगे कॉस्ट प्राइसेस से यानी सीपी से। और अगर आपसे कहा जा रहा है कि आप लॉस परसेंट कैलकुलेट कीजिए अपनी सेलिंग प्राइस पर, तो आप हमेशा इसे डिवाइड करवा दोगे एसपी यानी इसके सेलिंग प्राइसेस से। एंड ऑब्वियसली टू गेट द परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म और दिस डेसिमल नंबर बाय 100%। तो ये था हमारा ओवरव्यू फॉर एक्सरसाइज 5A। एक्सरसाइज 5A में हमने यही 4 जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं इन्हें फॉलो किया है। फॉर्मूला नंबर 1 प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला नंबर 2 इज योर लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला नंबर 3 इज प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आपको क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि आपने प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज किससे निकालनी है, तो आप हमेशा जो आपके डिफॉल्ट प्राइसेस हैं, डिफॉल्ट प्राइसेस हमारे कॉस्ट प्राइसेस होते हैं, आप कॉस्ट प्राइसेस पे ही हमेशा अपने प्रॉफिट को या अपने लॉस को कैलकुलेट करेंगे उस कंडीशन में जब तक कि आपको क्वेश्चन में ये ना बता दिया जाए कि आपने इसकी परसेंटेज किस प्राइसेस पर निकालनी है। और लॉस परसेंट में भी आप सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला नंबर 4 में लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। इस सेक्शन को हमें सेपरेट करना होगा। अब हम स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज 5B जो कि है डिस्काउंट का टॉपिक। डिस्काउंट क्या होता है,
यूजुअली जब हमें पता चलता है कि भाई एक प्रोडक्ट पर हमें डिस्काउंट मिलने लगा है तो हमें लगता है कि भाई हम दुनिया के बहुत ही अक्लमंद इंसान हैं और जो हमें इस कंडीशन में यानी जहां हम डिस्काउंट पे कोई प्राइसेस कोई भी आर्टिकल कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं होता। हम डिस्काउंट पे जब भी कोई चीज परचेज करते हैं तो प्रॉफिट तब भी मैन्युफैक्चरर यानी बनाने वाले शख्स को ही होता है। ऐसा क्यों है? देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर एक आर्टिकल बनाया गया है कितने रुपीस में? 200 रुपीस में। एक आर्टिकल की कॉस्ट, एक आइटम की कॉस्ट 200 रुपीस है। अब वो प्रोडक्ट जब तक मार्केट में लॉन्च हुआ तो वो आउट ऑफ सीजन हो गया। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सीजन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास विंटर सीजन है तो कुछ गुड्स ऐसी हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, कुछ कंजप्शन ऐसी हैं तो हम सिर्फ विंटर सीजन में ही करते हैं। लाइक द मॉइस्चराइजिंग लोशंस, द कोल्ड क्रीम्स, ये ऐसी चीजें जिन्हें हम समर सीजन में यूज नहीं करते। और इसी तरह जो हमारा एक स्किन केयर प्रोडक्ट होता है जिसे हम कहते हैं सनब्लॉक। सनब्लॉक क्रीम एक ऐसा आइटम है जिसे यूजुअली मोस्टली यूज किया जाता है समर्स में। तो ये सीजन टू सीजन जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो उनके प्राइसेस में वेरिएशन क्या करती रहती हैं? प्राइसेस अप एंड डाउन होते रहते हैं। इसी तरह आप देखें जब हमारे पास आ जाती है बकरा ईद का सीजन आ जाता है तो जो डीप फ्रीजर्स हैं उनके अमाउंट जो प्राइसेस हैं वो क्या हो जाते हैं? राइज हो जाते हैं। और जब आप बाद में वही चीज वही आर्टिकल परचेज करने जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट पर, तो वही चीज आपको कुछ कम प्राइसेस में मिल जाती है। तो इसकी वजह यह है कि जब एक चीज आपके पास आउट ऑफ सीजन हो जाती है तो उसके प्राइसेस में अमूमन क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। और वो डिफरेंस आपको उसका एडवांटेज नहीं होता। आपको उसका एडवांटेज क्या होता है? उसका एडवांटेज डायरेक्टली जा रहा होता है मैन्युफैक्चरर को। 200 में अगर एक आर्टिकल बनाया गया और उसे विंटर सीजन में सेल किया जा रहा है तो वो 250, 280 पर सेल होगा। 50 और 80 रुपीस उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन रखा जाएगा। अब अगर भाई जो सीजन है वो आउट हो गया, सीजन खत्म हो गया है उस कंजप्शन का, उस प्रोडक्ट का, उस गुड का, तो फिर उसी की प्राइसेस आपके पास 200 हो जाती हैं या 220 हो जाती हैं और हमें ऐसा लगता है कि भाई हमें 60 रुपीस का प्रॉफिट हो गया है या हमें 80 रुपीस का प्रॉफिट हो गया है। तो प्रॉफिट वो हमें नहीं होता, वो प्रॉफिट मेनली हो रहा होता है हमारे मैन्युफैक्चरर को। पहले उनका प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो ज्यादा होती है, आउट ऑफ सीजन होने के बाद प्रॉफिट की परसेंटेज कम हो जाती है, लेकिन दोनों कंडीशंस में प्रॉफिट, फायदा, गेन हमारे मैन्युफैक्चरर का ही होता है। डिस्काउंट के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको करवाए गए हैं उन्हें आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 5B से एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ डिस्काउंट के लिए, आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आ जाएगा। और डिस्काउंट के लिए हमारे पास जिस तरह प्रॉफिट और लॉस के लिए दो टर्म्स का पढ़ना, दो टर्म्स का मालूम होना, उनकी अंडरस्टैंडिंग होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, एक तो हमारी कॉस्ट प्राइस है, दूसरी हमारी सेलिंग प्राइस है। लाइकवाइज for understanding the discount completely we must know that what is the marked price and what is sale price। अब दो नई टर्म्स हम यहाँ पर और पढ़ेंगे डिस्काउंट के लिए। एक हमारे मार्क्ड प्राइसेस हैं और दूसरा हमारे पास है सेल प्राइसेस। सेल प्राइस क्या है और मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस जो है ओरिजिनली मार्क्स जो है ये एक्चुअली ओरिजिनल प्राइसेस होते हैं, यानी किसी भी प्रोडक्ट को जब मार्केट में लॉन्च किया गया तो उसके रिटेल प्राइसेस क्या रखे गए, उसकी सेलिंग प्राइसेस क्या थी, वो उसके ओरिजिनल प्राइस कहलाते हैं यानी मार्क प्राइस कहलाते हैं। और जब आप सेल ऑफर में जाते हैं, सेल सीजन में, सेल गाला में जाकर उसी आइटम को आप परचेस कर रहे होते हैं तो आप देखते होंगे डिफरेंट आउटलेट्स पर डिफरेंट जो है वो सुपर मार्केट्स में, फॉर एग्जाम्पल एक आइटम था उसकी कीमत थी 1199, यहाँ लिखा हुआ होता है वॉज रुपीज 1199, उसके ऊपर एक रेड लाइन होती है और उसके बाद साथ नीचे लिखा हुआ होता है नाउ रुपीज 999। एक चीज तो पहले 1200 की थी, अब वो आपको सेल प्राइसेस में 1000 रुपीज की मिल रही है। तो 1000 रुपीज में आने के बाद भी अभी तक आप इसे कॉस्ट प्राइस पर नहीं गए। कॉस्ट प्राइस इसकी 800 रुपए या 850 रुपए ही होगी। प्रॉफिट मार्जिन यहाँ क्या हो गया? कम हो गया। तो जितने अमाउंट से जो सेलिंग प्राइस कम हुई, जितना नुकसान प्रॉफिट में परसेंटेज जितनी कम हुई मैन्युफैक्चरर की, वो अमाउंट हमारे लिए डिस्काउंट बन जाता है। सो हाउ वी कैलकुलेट द डिस्काउंट? डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज डिस्काउंट इज इक्वल्स टू original prices, means the mark prices. MP stands for the mark prices, the original prices minus SP, and here SP stands for the sale prices.
तो आप एक्चुअल प्राइसेस में से ओरिजिनल प्राइस यानी मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस कर देंगे। तो 1200 में से अगर हम यहाँ माइनस कर दें 1000 को, तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाता है 200 रुपीज, और यहाँ हम लगाएंगे यूनिट अपनी करेंसी की, वो है ₹200। तो ये ₹200 हमारा डिस्काउंट है। अब जिस तरह हमने प्रॉफिट पढ़ा, लॉस पढ़ा इन टर्म्स ऑफ रुपीस, फिर हमने प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज भी निकालनी सीखी, इसी तरह से डिस्काउंट का जो मेन फॉर्मूला है, हाउ डू वी कैलकुलेट द डिस्काउंट, उसकी कंप्यूटेशंस इस तरह से की जाती हैं। अब हम ये सीखेंगे कि डिस्काउंट की परसेंटेज हम किस तरह से मालूम करेंगे। आपने देखा होगा अक्सर टीवी पर भी और सोशल मीडिया के थ्रू भी बहुत सारी, जब आउट ऑफ सीजन हम जो हमारा वेदर वो चेंज होने लगता है तो बहुत सारी सेल्स हमें ऑफर की जाती हैं। थ्रू SMS भी हमारे पास इसकी एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है, पब्लिसिटी की जा रही होती है, और उसमें आपको परसेंटेज दी जाती है, अप टू 50% ऑफ, अप टू 70% ऑफ। देखा है ना आपने, तो वो डिस्काउंट परसेंटेज होती है, यानी आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा या आपको 70% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये हमें कैसे पता चलता है कि हमारे डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है, उसके लिए भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज किया जाता है। डिस्काउंट डिवाइडेड बाय, अब यहां पर भी वही दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगी जो हमने प्रॉफिट में केस नंबर 1 में पढ़ी थी। अगर आपसे डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस में निकालने का कहा जा रहा है कि डिस्काउंट की परसेंटेज आप ये बताइए कि कॉस्ट प्राइस से कितनी है, तो ऑब्वियसली आप अपने इस डिस्काउंट को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करवाएंगे। और अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पास जो डिस्काउंट है उसकी परसेंटेज आप हमें बताइए सेलिंग प्राइसेस से, सॉरी सेल प्राइस से, तो फिर आप सेल प्राइसेस से बताएंगे। मार्क प्राइस पर कही रहेगी तो आप इसे मार्क प्राइसेस से डिवाइड करोगे, सेल प्राइस से कहा जाएगा तो आप इसे सेल प्राइस से डिवाइड करोगे। और अगर आपको ये नहीं बताया गया कि आपने डिस्काउंट परसेंटेज कौन से प्राइसेस में निकालनी है, तो डिफॉल्ट में जो है आप इसे मार्क प्राइस पर ही कैलकुलेट करेंगे, एंड इन द एंड यू विल मल्टीप्लाई योर फाइनल आंसर बाय 100% टू गेट द करेक्ट परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर आप देखेगा 1 देखिएगा। अ नेकलेस प्राइस एट $580 इज सोल्ड फॉर $464। यूएस डॉलर्स की यहाँ बात की जा रही है, और यूएस डॉलर में जो आपका एक नेकलेस था उसकी प्राइसेस थी, मार्क प्राइसेस $580, और अब वो सेल हुआ है $464 में, यानी उसके प्राइसेस कम हो गए हैं। तो 580 आर द मार्क प्राइसेस एंड 464 आर द सेल प्राइसेस। डिस्काउंट फाइंड करने के लिए आप मार्क प्राइसेस से सेल प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा डिस्काउंट इन डॉलर्स। फिर डिस्काउंट परसेंटेज आपने फाइंड करनी है, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट फाइंड करने के लिए आप सेम फॉर्मूला को फॉलो करोगे, डिस्काउंट इन डॉलर्स को आप डिवाइडेड बाय करवा दोगे मार्क प्राइसेस से, एंड इन द एंड यू विल मल्टीप्लाई योर डेसिमल नंबर बाय 100%, और डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास इजीली आ जाएगी। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 5B एंड बुक पेज नंबर इज 123, और कंटेंट सॉल्यूशन में भी तमाम क्वेश्चंस मौजूद हैं जो आपको डिटेल से पढ़ाए गए हैं लाइव क्लासेस में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट है हमारे पास थर्ड टॉपिक। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के बारे में मुख्तलिफ तरह की बातें हमारी सोसाइटी में की जाती हैं, और यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो मैथमेटिकल टर्म इंटरेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे बड़े बड़े जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है हमारे तमाम कमर्शियल बैंक्स। तो इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट की लेन देन, इंटरेस्ट का जो एक्सचेंज है सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में किया जाता है, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे तमाम कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक हर वो बैंक है जहां पर आप जाते हैं या जिसकी छोटी सी ब्रांच आपको अपने एरिया में लोकेलिटी वाइज, रीजन वाइज मिल जाती है। ओके जी, तो इंटरेस्ट बेसिकली व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज एन अमाउंट, और वी मे से दैट इंटरेस्ट इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट दैट वी रिसीव ऑन एनी इन्वेस्टमेंट। अगर हम अपना पैसा किसी के पास इन्वेस्ट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट पर हमें जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है, जो एक्स्ट्रा मनी हम चार्ज करते हैं या एक्स्ट्रा मनी जो हमें पे करना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा मनी हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन नीड ऑफ मनी, मुझे पैसों की जरूरत है, मैंने अपने एक फ्रेंड से 5000 रुपीज बोरो कर लिए, उधार ले लिए। फिर मेरे फ्रेंड ने मुझसे ये कहा कि अगर आप ये पैसे मुझे विद इन 1 मंथ रिटर्न नहीं करते, 1 मंथ के बाद यानी आफ्टर 30 डेज रिटर्न करते हैं, तो 30 डेज के बाद आप 5000 रुपीज का मुझे 1000 रुपीज एडिशनल पे करेंगे, यानी 5000 रुपीज तो वो
जो कि मैंने बोरो किए, फिर 1000 रुपीज एक्स्ट्रा मैं उस पर पे कर रही हूँ, तो आफ्टर 30 डेज आई विल पे द 6000 रुपीज। अब इस 6000 रुपीज में 5000 रुपीज तो मेरे बोरोड मनी है, और जो 1000 रुपीज एडिशनल मैं पे कर रही हूँ वो एक्स्ट्रा मनी हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा, चाहे वो मुझे पे करना पड़े चाहे मैं रिसीव करूं। एडिशनल मनी, एक्स्ट्रा मनी इज नोन एज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की दो कंडीशंस होती हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए हमने दो फॉर्मूला पढ़े थे जो हम अब बोर्ड पे लिखने लगे हैं। फॉर्मूला नंबर 1 फॉर द सिंपल इंटरेस्ट इज I इज इक्वल्स टू PRT डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी, तो अब आपने क्या करना है, I आपका स्टैंड करता है सिंपल इंटरेस्ट के लिए। अब यहाँ तीन टर्म्स आ गए हमारे पास, एक है P, एक है हमारे पास R और एक है हमारे पास T। P क्या है, P स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हम किसे कहते हैं, प्रिंसिपल हम यहाँ पर मैथमेटिक्स में वैसे तो प्रिंसिपल हम एकेडमिक हेड को कहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल जो है हमारे लिए वो अमाउंट है, वो मनी है जिस पर आप इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। जैसे जो एग्जांपल मैंने आपको दी 5000 रुपीज वाली, तो 5000 रुपीज पे जब हम 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो 5000 रुपीज जो कि मनी मैंने बोरो किए वो मेरा मेन प्रिंसिपल है। रेट क्या है, रेट परसेंटेज है। फॉर एग्जाम्पल आपको 5% पे करना है या आपको 10% पे करना है, तो ये आर जो है आपके रेट को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं कैपिटल टी पर। टी हमारे पास रिप्रेजेंट करता है टाइम ड्यूरेशन को। टाइम ड्यूरेशन क्या है कि आपने कितने मंथ्स के लिए पैसे लिए हैं या दिए हैं, तो आपको कितने मंथ्स के बाद और किस किस तरह से इंटरेस्ट रिसीव होगा। कुछ इंटरेस्ट मंथली बेसिस पर रिसीव किए जाते हैं या पे किए जाते हैं, कुछ इंटरेस्ट एनुअल बेसिस पे दिए जाते हैं। एनुअल बेसिस के लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जो आपको क्लास में भी बहुत डिटेल से बताई गई थी, वो टर्म है हमारे पास पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एनुअली। एनुअली मींस वंस इन अ ईयर। वंस इन अ ईयर आप इंटरेस्ट पे करेंगे या आप रिसीव करेंगे, और डिवाइडेड बाय जब आप इसे 100 करते हैं तो ये आपको इंटरेस्ट का आंसर दे देता है। अब प्रिंसिपल आपके पास गिवन होता है, रेट भी आपके पास गिवन होता है, टाइम ड्यूरेशन भी आपके पास गिवन है। इन तीनों टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, इनका एक ग्रैंड प्रोडक्ट लेना है, यकीनन ये एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। फिर आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो द अमाउंट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हम अब डिस्कस करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारी तमाम टर्म्स यही सेम रहेंगी। प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा, रेट हमारा सेम रहेगा, टाइम ड्यूरेशन हमारा सेम रहेगा। इंटरेस्ट की यहाँ हमारी बुक में दो टर्म्स डिस्कस की जा रही है, यानी दो तरह की टाइम ड्यूरेशन डिस्कस की जा रही है। एक अभी मैंने यहाँ आपको लिखकर बताई थी पर एनम मींस एनुअली, और जो दूसरी हमारी टर्म है वो है हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ्स, यानी हर 6 माह में आपको इंटरेस्ट मिलेगा या आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। और हाफ ईयरली का मतलब होता है ट्वाइस इन अ ईयर, यानी एक साल में 2 बार, क्योंकि ऑब्वियसली 1 ईयर हैज द 12 मंथ्स। एक साल में आपके पास 12 महीने होते हैं, और हाफ ईयरली का मतलब है कि आप हर 6 महीने में इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, तो आप साल में 2 दफा इंटरेस्ट लेते हैं, हाफ ईयरली की कंडीशन में, और पर एनम की कंडीशन में हम वंस इन अ ईयर लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखने से पहले हम ये बात समझेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट जब आपने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कुछ पैसे जो है आपने बोरो कर लिए हैं, अब आपको उसी टाइम पर उसकी रेट परसेंटेज, जो भी उनकी पॉलिसीज हैं, वो तमाम तर बातें, तमाम तर चीजें आपको क्लियर कर दी जाती हैं। उसी परसेंटेज को आपका जो मेन प्रिंसिपल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से 10 लाख रुपए बोरो कर लिए, अब 10 लाख रुपीज जो है 10 लाख रुपए यानी 1 मिलियन रुपीज, वो मेरा मेन प्रिंसिपल है। हर साल जब भी मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा मैं उसी 1 मिलियन पर अपना इंटरेस्ट पे करूंगी। वो इंटरेस्ट जो मेरा प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होगा। दिस इज नोन एज द सिंपल इंटरेस्ट, एक आसान तरीका इंटरेस्ट को देने का या लेने का। दूसरा तरीका होता है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही कोई कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यानी पैसा
जो लिया या दिया जा रहा है एज इंटरेस्ट वो बढ़ जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? जब आप पहली कंडीशन पर, पहली शर्त पर, यानी आपने फर्स्ट ड्यूरेशन का, फॉर एग्जाम्पल आप हाफ ईयरली इंटरेस्ट आपको पे करना है 6 महीने के बाद, जब आपने 6 मंथ्स बाद पहले इंटरेस्ट की जो आपकी अमाउंट था आपने वो पे किया, तो उस 6 महीने में आपका प्रिंसिपल था 1 मिलियन रुपीस। फिर आप चले गए नेक्स्ट 6 मंथ्स पर, यानी आखिर के 6 महीने आपके फाइनेंशियल ईयर के, जब आप अपने सेकंड सेशन में जाएंगे, सेकंड फेज में जाएंगे, तो अब आपका प्रिंसिपल वो नहीं रहेगा जो कि आपका पहले था प्रिंसिपल। आपका मेन अमाउंट, आपका जो मेन मनी अमाउंट है वो चेंज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। जितना आपने पैसे बोरो किए यानी 1 मिलियन रुपीस, और जितना आपने इंटरेस्ट पे किया, उन दोनों को सम अप कर दिया जाएगा, और अब आप एक बड़े प्रिंसिपल के साथ उसी परसेंटेज पर एक बड़ा इंटरेस्ट पे करेंगे। तो एवरी टाइम व्हेनेवर यू पे द इंटरेस्ट ऑन इन द कंपाउंड इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ द इंटरेस्ट, तो आपका जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसका रेट बढ़ता है, इसलिए क्योंकि उसका प्रिंसिपल वेरी हो जाता है, बढ़ जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब हम लिख रहे हैं जल्दी से बोर्ड पर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है हमारे पास A इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय N। अब यहाँ A जो है आपका ये अमाउंट है, टोटल अमाउंट, A स्टैंड्स फॉर द अमाउंट, P आपके पास सेम प्रिंसिपल है, R आपके पास सेम आपका रेट है, 100 आपका कांस्टेंट नंबर है। अब स्मॉल n की अगर हम बात करें तो ये हमारा टाइम ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसे हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। अगर क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली लिया जा रहा है, तो आप इसे नंबर ऑफ ईयर्स कंसीडर करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको ये बताया जा रहा है कि भाई इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो वो मंथली बेसिस पर कर रहे हैं, तो फिर इस n का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए थे कि अब आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। क्वेश्चन में क्लियरली आपको बता दिया जाता है कि आप सिंपल इंटरेस्ट से काम कर रहे हो या आप कंपाउंड इंटरेस्ट से वर्क कर रहे हो, और टर्म्स आपको गिवन होंगी, तमाम तर बातें आपको गिवन है, आपने फॉर्मूला याद रखना है, एंड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आपने इसके टर्म्स को फॉलो करना है, यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है, उन्हें सिंप्लीफाई करना है। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे फॉर्मूला को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा A का, यानी टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है। अब इस अमाउंट से आप इंटरेस्ट तक कैसे जाएंगे, ये एक बड़ा डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये आपने याद रखना है। जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे I इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, उस कंडीशन में जो आपके पास आंसर आएगा, फाइनल आंसर, वो आपके इंटरेस्ट का अमाउंट ही होता है। अगर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट की वर्किंग है, कंपाउंड इंटरेस्ट को आप कंप्यूट कर रहे हो, कंप्यूटेशंस कर रहे हो इसके लिए, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका होल अमाउंट है, यानी इसमें आपका प्रिंसिपल भी शामिल है और आपका इंटरेस्ट भी शामिल। तो इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए आप इस अमाउंट में से आप अपने प्रिंसिपल को माइनस करवा देंगे, तो फिर जाकर के आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का मेन अमाउंट आएगा, यानी एक्चुअली आपने इंटरेस्ट कितना पे किया। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5C। अब हम बढ़ते हैं तेजी से एक्सरसाइज 5D की तरफ। एक्सरसाइज 5D हमारे पास हायर परचेज की एक्सरसाइज है, और हायर परचेज में हमें पढ़नी है इंस्टॉलमेंट सेल्स, यानी वो सेलिंग परचेजिंग जिसमें आपको इंस्टॉलमेंट्स में कीमत अदा करनी होती है। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब ये है कि आपको टोटल अमाउंट एक साथ पे नहीं करना, आप उसे कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग थोड़े थोड़े करके पैसे, यानी कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स उसके बन जाते हैं अमाउंट के, और उन्हें हम इंस्टॉलमेंट कहते हैं। मंथली बेसिस पर वो अमाउंट हमें पे करना होता है, तो उस मंथली पेमेंट को हम कह देते हैं भाई इंस्टॉलमेंट, यानी मंथली इंस्टॉलमेंट। यूजुअली जो हायर परचेज अप्लाई की जा रही है हमारी लोकेलिटी में, हमारी सोसाइटी में आजकल, वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे की जा रही है। और इसका फायदा किसको होता है, जब हम इंस्टॉलमेंट सेल्स पर बात करते हैं या हम हायर परचेज की बात करते हैं, तो जब भी हमें ऐसा ही लगता है कि भाई इसका सारा का सारा बेनिफिट कंज्यूमर को है, क्योंकि हमें एक बड़ा अमाउंट लाइक 50,000 या 60,000 या 1 लाख या 2 लाख हमें एक साथ पे नहीं करने पड़ रहे, हम उसे एज पर कन्वीनियंस यानी अपनी आसानी के मुताबिक थोड़ा थोड़ा करके अदा कर रहे हैं।
लेकिन इसका एक बड़ा फायदा कंज्यूमर को तो इसका फायदा है ही है, लेकिन जो आपका शॉपकीपर है, जो आपका सेलर है, उसको भी इसका फायदा होता है, क्योंकि जब भी आप कोई चीज हायर परचेज से खरीदते हैं तो वो हमेशा आपको कैश प्राइस से ज्यादा महंगी पड़ती है। यानी अगर एक आइटम हमने परचेज किया, एक आर्टिकल हमने किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट से परचेज किया कैश प्राइसेस पर, तो उसकी प्राइसेस थे 65,000 रुपीज। लेकिन जब मैंने मंथली इंस्टॉलमेंट पर उसे परचेज किया तो मंथली इंस्टॉलमेंट में यानी हायर परचेज मेथड, हायर परचेज सिस्टम के तहत अब उसकी वही प्राइसेस 80,000 तक चली जाएंगी। यानी जो सेलर है उसे मजीद यानी एडिशनली 15,000 रुपीज का क्या हो जाएगा, बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। इसीलिए जो हमारा हायर परचेज का सिस्टम है ये आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है और साथ साथ ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी है, क्योंकि इसमें दोनों का ही फायदा है, सेलर का भी और कंज्यूमर का भी। इसमें हमारे पास जो टर्म्स होती हैं उनमें सबसे पहले आ जाती है कैश प्राइस। कैश प्राइस क्या है? कैश प्राइस जिसे हम सेलिंग प्राइस कह सकते हैं, जिसे हम मार्क प्राइस कह सकते हैं, तो वो हमारी कैश प्राइसेस बन जाती हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में हमें दो तरह के अमाउंट पे करने होते हैं, वो भी लिख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले आ जाती है हमारी डाउन पेमेंट। अब डाउन पेमेंट का जो सिस्टम है ये अभी भी कुछ शॉप से चल रहा है, लेकिन बहुत से सारी जगह अभी भी ऐसी यहाँ पर ये सिस्टम खत्म कर दिया गया है। डाउन पेमेंट वो सबसे पहला अमाउंट है जो आपने किसी भी गुड्स के लिए, किसी भी आइटम के लिए, किसी भी आर्टिकल के लिए आप पे कर रहे होते हैं। जैसे अगर किसी चीज की जो कैश प्राइस है वो 60,000, 65,000 की तो अभी हमने एग्जाम्पल ली थी, तो सबसे पहले एज ए डाउन पेमेंट हम उसके 5,000 रुपीज पे करेंगे, तो वो 5,000 रुपीज आपकी डाउन पेमेंट कहलाएगी, यानी सबसे पहली अदायगी। नंबर 2 पे आ जाती है हमारी इंस्टॉलमेंट, जो हम मंथली बेसिस पर पे कर रहे हैं। अब चाहे हम हर मंथ पे कर रहे हो, चाहे हम ट्वाइस इन अ ईयर पे कर रहे हो, यानी हर 6 माह बाद, तो फिर उसी हिसाब से इसकी इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो कम और ज्यादा होता रहता है। इंस्टॉलमेंट का अमाउंट वेरी करता है, डाउन पेमेंट का अमाउंट भी वेरी करता है। ये डिपेंड करता है बायर पर और किस पर, सेलर पर। खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों शख्स पर डिपेंड करता है कि उनके दरमियान किस तरह के मामला तय पाते हैं। तो इस तरह से हायर परचेज का सिस्टम हो जाता है कंप्लीट। और इसके साथ साथ जो एक चीज हमें और पढ़नी है वो ये है कि जब भी कोई शख्स हायर परचेज सिस्टम पे कोई चीज खरीदता है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक बाइक ले ली, अब उस बाइक की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो हमने 1.5 साल में पे करनी है, तो जब तक कि मैं तमाम इंस्टॉलमेंट्स पे ना कर दूं, उसकी तमाम कीमत अदा ना कर दूं, मैं उस गाड़ी की मालिक नहीं कहला सकती, मैं उस गाड़ी की हायरर कहलाऊंगी। यानी हायर परचेज से जो चीज खरीदी जाती है हम उसके मालिक नहीं होते, मैं ओनर नहीं हूं, मैं हायरर हूं, यानी जिसने उस गाड़ी को क्या किया है, अपने लिए हायर किया हुआ है। आफ्टर पेइंग ऑफ माई ऑल द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स, द कैश प्राइजेस, द प्राइजेस ऑफ द बाइक और द मोटरसाइकिल, आई विल बी एबल टू नोन एज द ओनर ऑफ द व्हीकल। मैं उस गाड़ी की मालिक, उसकी जो रकम है, जो उसकी कीमत है, उसको अदा करने के बाद कहलाऊंगी। और इसकी यही वजह है कि कुछ कंडीशंस में ऐसा भी होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हायर परचेज सिस्टम पे कोई चीज परचेज तो कर ली जाती है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, लेकिन कुछ लोग कुछ मंथ्स के बाद डिसेबल हो जाते हैं, वो इंस्टॉलमेंट्स को सही तौर पर प्रॉपर्ली पे नहीं कर पाते। तो जिस आउटलेट से आपने वो जो अपनी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है या कोई भी दूसरी चीज है आपने उसे परचेज किया है, वो आकर उसे अथॉरिटी के साथ क्या कर लेते हैं, रिफंड कर लेते हैं, यानी आपके पास से उस चीज को वापस ले जाते हैं और आप उन्हें रोक नहीं पाते। उसकी मेन रीजन यही है, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दैट गुड, आप उस चीज के जो ओनर है वो नहीं है, यू आर जस्ट अ हायर। अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास एक्सरसाइज 5D में, तो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, वो सब हमने इसी कंडीशंस पे पढ़े हैं और उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आप आ जाए मनी एक्सचेंज पर, लास्ट टॉपिक है ये। मनी एक्सचेंज की तो हमारी एक्सरसाइज 5E है, ये हमारे फाइनल टर्म कंटेंट में इंक्लूड नहीं की गई है, लेकिन ये टॉपिक हमने ऑनलाइन क्लासेस में, लाइव क्लास में भी हमने पढ़ा है और रिकॉर्डिंग सेशन में भी आपको उसका रिवीजन करवाया जाएगा, बट यू विल नॉट प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट और दिस एक्सरसाइज फॉर योर फाइनल एग्जाम। मनी एक्सचेंज क्या है? दुनिया के जितने भी रीजन्स हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, हर कंट्री की अपनी एक अलग करेंसी होती है। करेंसी सिस्टम से पहले जो सिस्टम था मैं आपको वो भी बता देती हूँ, वो था बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम
एक्सचेंज ऑफ गुड्स का एक ऐसा सिस्टम था जिसमें चीज के बदले चीज दी जाती थी। अगर मुझे किसी शख्स से कोई चीज लेनी है या अगर मेरे पास रिक्वायरमेंट है किसी चीज की, तो ये होता था कि अगर हम एक चीज देंगे तो दूसरी चीज लेंगे, यानी गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स, अशिया के बदले अशिया दी जाती थी। फिर उसके बाद हमारे पास जो ह्यूमैनिटी है, जो हमारी सोशल साइंसेस है, वो डेवलप होती गई और हमारे पास आ गया करेंसी सिस्टम। फिर हर मुल्क ने, हर रीजन ने अपनी एक अलग करेंसी बना ली। आज हर मुल्क की अपनी एक अलग करेंसी है और अलग यूनिट ऑफ करेंसी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने कंट्री की बात करें, हमारे कंट्री का नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो हमारी करेंसी जो है वो है पाकिस्तानी रुपीस और सिंबल जो है हमारी करेंसी का वो है PKR। आपने देखा होगा ये सिंबल अक्सर लिखा हुआ डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स है हमारे पास उस पर लिखा हुआ होता है। तो PKR स्टैंड्स फॉर पाकिस्तानी रुपीस, ये हमारी करेंसी का सिंबल है। लाइकवाइज हर कंट्री की अपनी अलग करेंसी होती है और अपना अलग सिंबल होता है। जैसे अगर हम USA की बात करें तो इंटरनेशनल करेंसी, तो उसे हम कहते हैं US डॉलर्स। क्या कहते हैं हम उसे पढ़ते हैं भाई US डॉलर्स, और उसे लिखते किस तरह है, उसका सिंबल हमारे पास है इस तरह से US डॉलर्स, ये इसका सिंबल है। सही है। अब बुक में एक पेज पर आपके पास सारी करेंसीज, उनके नेम, उनके सिंबल्स मेंशन है। और पेज नंबर 135 मनी एक्सचेंज का टॉपिक 5.5 हमारा स्टार्ट हो रहा है और यहां से मैं आपको पढ़ के बता रही हूं सारी करेंसीज। द यूनाइटेड किंगडम UK यूजेस द स्टर्लिंग पाउंड, और पाउंड का सिंबल आप देखें इस तरह से कर्व्ड ई में बना हुआ है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA यूजेस द अमेरिकन डॉलर्स, अमेरिकन डॉलर्स का सिंबल ये है US डॉलर, जो मैंने बोर्ड पर भी लिखा है। उसके बाद थाईलैंड यूजेस द थाई बात, BAST, थाई बात, यू विल प्रोनाउंस दिस एंड दिस स्टैंड्स फॉर द कैपिटल B। मलेशिया यूजेस द मलेशियन रिंगिट, रिंगिट कह पढ़ते हैं हम इसे, और रिंगिट की जो सिंबल है वो है RM। इंडोनेशिया में इंडोनेशियन रुपया यूज किया जाता है जिसे RP से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड लाइकवाइज द सिंगापुर यूजेस द सिंगापुरियन डॉलर्स, जिसे हम S डॉलर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड पाकिस्तान यूजेस द पाकिस्तानी रुपी एंड द सिंबल इज PKR। तो ये था हमारा ओवरव्यू चैप्टर नंबर 5 का। अब आप आ जाएंगे असेसमेंट पर। चैप्टर नंबर 5 में अगेन मैं आपको बता देती हूँ एक्सरसाइज 5A, 5B, 5C, 5D, इन चारों एक्सरसाइजेस की आपको प्रैक्टिस करनी है, इनकी प्रिपरेशन करनी है, या आपके फाइनल टर्म के कंटेंट में इंक्लूड है। मनी एक्सचेंज का टॉपिक, मनी एक्सचेंज की एक्सरसाइज आपके कंटेंट में इंक्लूड नहीं है, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे। यस, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस, और ये है इसका असेसमेंट। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमें फिल इन द ब्लैंक्स पढ़नी है। Fill in the blank number 1 is if the selling price is higher than the CP. SP stands for selling price and CP stands for the cost price. So if the selling price is higher than the cost price, then we have a dash. और यहाँ पर आप फिल करोगे obviously gain और profit. आप दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, both are correct. Discount is the difference of MP. MP stands for the mark prices and dash. कौन से दो prices हैं जिनका difference डिस्काउंट कहलाता है, वो मार्क प्राइसेस और सेल प्राइसेस हैं। आप सेल प्राइस पूरा भी लिख सकते हैं, आप SP भी मेंशन कर सकते हैं। नंबर 3 है हमारे पास द डिपॉजिट इज कॉल्ड द डैश। अब डिपॉजिट का वर्ड जो हम यूज करेंगे ये हम हायर परचेज सिस्टम में यूज करते हैं। इनिशियल डिपॉजिट, जो पहला डिपॉजिट हम करवा देते हैं हायर परचेज सिस्टम में, उसे हम कहते हैं डाउन पेमेंट। नंबर 4 डैश इज द एक्स्ट्रा मनी वी रिसीव ऑन प्रिंसिपल, वो अमाउंट जो हम किसी भी प्रिंसिपल एज एन एक्स्ट्रा मनी, एज एन एडिशनल मनी रिसीव करते हैं, वो अमाउंट हमारा इंटरेस्ट कहलाता है। एक टर्म हमने अभी बोर्ड पर पढ़ी थी पर एनम। पर एनम मींस, पर एनम का मतलब क्या होता है, हाफ ईयरली, एनुअली, ट्वाइस इन अ ईयर या वंस इन 5 ईयर्स। तो पर एनम का मतलब होता है एनुअली, या आप क्या लिख सकते हैं वंस इन अ ईयर। इफ SP इज ₹20, एक आर्टिकल की बात की जा रही है कि एक आर्टिकल के जो सेलिंग प्राइसेस हैं वो ₹20 हैं एंड द कॉस्ट प्राइसेस इज ₹15।
एक आर्टिकल को तैयार करने में कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है वो 15 रुपीज की है और हम उसे सेल कर रहे हैं 20 रुपीज में, देन वी हैव गेन ऑफ, तो इस कंडीशन में ऑब्वियसली सेलिंग प्राइसेस इज हायर देन द कॉस्ट प्राइसेस, तो आपको गेन होगा और उस गेन का अमाउंट क्या है वो आपको यहाँ बताना है। तो हमें पता है गेन या प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो आप 20 रुपीज में से 15 रुपीज को माइनस करके यहाँ 5 रुपीज का गेन मेंशन कर देंगे। नंबर 7, इन हायर परचेज ईच मंथली पेमेंट इज नोन एज, हायर परचेज सिस्टम में जो मंथली बेसिस पर हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं इंस्टॉलमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्टार्ट करेंगे और इसमें आपको यहाँ एक्सरसाइजेस मेंशन करके दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट है सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 5A यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 and 4, 5B क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 9, फ्रॉम 5C you will practice question number 1A and B part, and question number 2 from exercise 5D you will practice question number 1A and question number 4। और जैसा कि मैंने अभी आपको बोर्ड पे भी बताया था कि एक्सरसाइज 5E जो है हमारे पास वो इंक्लूड नहीं है, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करो, ठीक है। 4 एक्सरसाइजेस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे और यहीं पर हमारी आज की जो क्लास है वो खत्म हो जाती है। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम रिवाइज करेंगे हमारे 2 रिमेनिंग चैप्टर्स। एक चैप्टर नंबर 7 है द ग्राफिकल चैप्टर और है हमारे पास चैप्टर नंबर 13 द चैप्टर ऑफ द सर्कल। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।